चलिए, ओके नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका हरीश भैया आपके सामने हूँ बहुत ही बढ़िया हमारे आज के सेशन के साथ में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार के अंदर। और मेरे सभी छोटे भाई बहन तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम यहाँ पे पोषक तत्व के अंदर जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक के साथियों हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, आपको मैंने बताया था साथियों, जो न्यूट्रिशन होते हैं जिनको हम पोषक तत्व बोलते हैं, तो पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं। सही बात है। अब हमारे पास में जो पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स की बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं और हमारे शरीर के रखरखाव के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी बॉडी में ये सारे कार्य करते हैं। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे जो पोषक तत्व होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम जिसके ऊपर आज चर्चा करेंगे वह है साथियों कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है बताओ जल्दी से। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो एक प्रकार के यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसे बोलते हैं मुख्य पोषक तत्व। मतलब इनकी हमारे शरीर में कम आवश्यकता होती है, ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो ये हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ये हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में ग्रहण किए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है साथियों, ये एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। आप ये कह सकते हैं कि यह एक ऐसा पोषक पदार्थ है, ये ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में मुख्य तौर पे ऊर्जा का निर्माण है जो करता है। ठीक है, तो मैं आपको इनके बारे में बहुत सारी बातें डिटेल से बताने वाला हूं। तैयार हो जाइए, भर भर के जो कंसेप्ट हैं आपको इस क्लास में जानने को मिलेंगे, तो बी रेडी फॉर दिस। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आइए देखिए, तो शुरुआत हम जिसकी करेंगे वह है साथियों कौन सा, तो वह है हमारे पास में पाया जाने वाला पदार्थ जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट्स है। आ जाओ, तो हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से जो चर्चा है वो यहाँ पे करने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखिए ध्यान से। तो कार्बोहाइड्रेट्स की हम जब बात करते हैं तो जरा समझो, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है, एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में ऊर्जा देता है। तो दीज आर दी सब्सटेंस विच प्रोवाइड दी एनर्जी। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, जो विटामिन होते हैं ना वो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते। जैसे विटामिन की कमी से होता क्या कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, लेकिन मैं बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना वो सीधे सीधे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट बनते कैसे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट साथियों बनता है कार्बन से, हाइड्रोजन से और साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन से। तो कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। क्लियर सारी बातें। और ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर में किसका निर्माण करते हैं, तो ये हमारे शरीर के अंदर साथियों टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ये सीधे सीधे फैट है जो बन जाता है। ठीक है, क्लियर सारी बातें। देखो होता क्या है कि हम जो कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, मान के चलो कि हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाया। अब कार्बोहाइड्रेट ना बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट पे हमारे क्या लगते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट साथियों जैसे हम खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे शरीर में एंजाइम से टूट जाता है। अब आप कहेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देते हैं। देखो सबसे पहले साथियों यहाँ पे मिलने वाला एक हार्मोन, सॉरी, सबसे पहले साथियों पाया जाने वाला एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं टाइलिन। क्या नाम है, टाइलिन मिलता है। इसके अलावा देखिए साथियों यहाँ पे मिलता है जिसे बोलते हैं माल्टोज। क्या बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं। और एक होता है जिसे बोलते हैं एमाइलेज। क्या बोलते हैं, एमाइलोज बोलते हैं, एमाइलेज बोलते हैं। तो आपसे पूछेंगे बताओ कि जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया तो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे एंजाइम। अब ये एंजाइम कौन कौन से हैं, तो पहला है साथियों जिसका नाम है टैलिन, दूसरा कौन सा माल्टेज, और तीसरा कौन सा हमारे पास में एमाइलेज। ये करते क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे रूप में तोड़ते हैं। और कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ दिया जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट को बेटा तोड़ते हैं ग्लूकोज में, किसमें, C6H12O6 में। ठीक है, क्लियर सारी बातें। अब देखो हमारे शरीर के अंदर जैसे ग्लूकोज होगा तो आप कहेंगे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, और ग्लूकोज की ऑक्सीकरण से बनती है कौन सी गैस, यहाँ पे कार्बन डाई और यहाँ पे पानी का निर्माण है। और साथ ही साथ किसका निर्माण होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे एटीपी बनती है जिसे बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो ध्यान से,
क्या क्वेश्चन बनेगा, सुनते चलना, बहुत प्यारे प्यारे फैक्ट बता रहा हूं। देखो, तो एग्जामिनेशन में पहला फैक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा कि हमारे शरीर में हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ठीक है, इसको किसके सहारे से तोड़ दिया जाता है, तो इसको यहाँ पे तोड़ दिया जाता है एंजाइम्स के द्वारा। सर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो यहाँ पे एंजाइम है जिसका नाम है टैलिन, माल्टोज और यहाँ पे अमाइलोज। ये क्या है, यहाँ पे पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये एंजाइम करते क्या है, ये ग्लूकोज को तोड़ते हैं, किसमें तोड़ते हैं, सॉरी ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, किसमें तोड़ते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट को साथ ग्लूकोज में तोड़ देंगे, ठीक है, तोड़ दिया, अच्छी बात है। ग्लूकोज का फिर क्या किया जाएगा, ग्लूकोज का यहाँ पे ऑक्सीकरण किया जाएगा। अब जैसे ही ग्लूकोज का हम ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ पे गैस कौन कौन सी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी बनता है और एटीपी बनती है। सर एटीपी क्या होती है, तो एटीपी होती है साथियों यहाँ पे ऊर्जा, जिसे क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनती है वो कहां से बनती है, तो ये बनती है साथियों कार्बोहाइड्रेट के खाने से, ये कार्बोहाइड्रेट के टूटने से। तो ये फैक्ट मैंने बता दी, इसमें गलती मत करना, ठीक है। चलो कमेंट्स ओके विजिबल है, लेकिन बेटा अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां देखो, तो ये हमने बात यहां पे समझ ली है। तो कैसे यहां पे ग्लूकोज का परिवर्तन होता है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे शरीर में टूट जाता है और हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण ग्लूकोज के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। इस बात को जरा समझिएगा, ठीक है, कंफर्म है सारी बातें। अब देखो, हम जब बात करते हैं कार्बन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है साथियों बेसिकली यहां पे मिलेगा, मतलब इसके अंदर पाया जाता है। अब ऐसा कहते हैं कि इनका जो अनुपात होता है वो फिक्स होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। देखो जैसे जैसे मैं बात करता हूं, देखो नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ग्लूकोज के बारे में, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बनता है, तो ग्लूकोज का देखो साथियों फॉर्मूला बनता है हमारे पास में, क्या बताओ जल्दी से, तो ग्लूकोज का साथियों फॉर्मूला बनता है हमारे पास में, देखो C6, यहां पे H12O6। अब देखो यहां पे कार्बन का अगर रेशियो 1 है तो हाइड्रोजन का रेशियो 2 हो जाएगा, और फिर से ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप ये नोटिस करना, देखो कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात है कितना है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो हमारे पास कितना, देखिए 1:1 है, कितना 1:1 है, 1:2:1 है, इस बात को समझो। दूसरी बात कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी टोटल ऊर्जा चाहिए होती है, तो मानव के शरीर की, मतलब ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी के साथियों जो हमें ऊर्जा चाहिए होती है, तो हमारे शरीर की तकरीबन 50 से लेकर 80% जो ऊर्जा बनती है वो कहां से पूरी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट से पूरी हो जाती है, ठीक है, कंफर्म है सारी बातें। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का निर्माण है जो करता है, इस बात को जरा समझिए। अब मैं पॉइंट जो बता रहा हूं वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। मान लो कि हमारे पास में 1 ग्राम क्या है साथियों, तो 1 ग्राम हमारे पास में ग्लूकोज है। अब ये बताओ ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट, क्लियर सारी बातें। अब आपने क्या किया, यहां पे 1 ग्राम ग्लूकोज को यहां पे ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज मतलब, ऑक्सीडाइज का साथ मतलब होता है कि आपने इसकी ऑक्सीजन के साथ क्या करवा दी, रिएक्शन करवा दी। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने का बेटा मतलब होता है कि इसको यहां पे जलाना, क्या करना है, इसको जलाना। हम जब भी किसी चीज को जलाते हैं ना, तो जलाने का मतलब होता है उसकी रिएक्शन करवा देना, उसकी हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करवा देना। तो 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, तो 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से बेटा बनती है 4.2 यहाँ पे किलो कैलोरी ऊर्जा। कितनी बनती है, 4.2 किलो कैलोरी यहाँ पे एनर्जी है जो बनती है। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के टोटल ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा बनती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के टोटल ऑक्सीकरण से बेटा ऊर्जा बनती है 4.2 किलो कैलोरी। आपको मैं बता दूं कि हमारे पास में 3 पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा बनाते हैं। देखो जैसे मान लो कि मैंने 1 ग्राम लिया प्रोटीन, देखो सुनते चलना सबकी सब ध्यान से, देखो 1 ग्राम प्रोटीन लिया, मैंने 1 ग्राम लिया कार्बोहाइड्रेट, क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है, और मैंने 1 ग्राम लिया फैट। अगर मैं इन तीनों की रिएक्शन करवा दूं, किससे रिएक्शन करवा दूं, अगर मैं तीनों को यहां पे जलाता हूं ऑक्सीजन के साथ में, सुनते चलना ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, देखो अगर मैं इन तीनों को यहां पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो क्या बनेगी, इनसे ऊर्जा बनेगी। अब सुनो कहां से कितनी ऊर्जा है जो बनती है, यही क्वेश्चन देखिए बनता है। 1 ग्राम प्रोटीन से बेटा बनती है 4 किलो कैलोरी, कितनी बनती है, 4 किलो कैलोरी बनती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से बनती है 4.2 किलो कैलोरी, कितनी बनती है, 4.2 किलो कैलोरी बनती है। और 1 ग्राम फैट से बनती है 9 किलो कैलोरी, कितनी, 9 किलो कैलोरी। तो आपसे पूछेंगे बताओ कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां से बनती है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का जो निर्माण होता है साथियों वो होता है फैट से। किससे होता है, फैट से। लेकिन खुद ही बताओ जल्दी से
कि हम जो खाना खाते हैं तो हमारे खाने में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, फैट की या कार्बोहाइड्रेट की? तो मैं बता दूं साथियों कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। हम जो इंडियंस होते हैं ना साथियों, भारतीय लोग जो होते हैं, तो भारतीय लोगों की जो थाली होती है, जो खाना होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भरा रहता है। आप रोटी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। आप यहाँ पे चावल खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में प्रोटीन कहाँ से मिलता है, दाल से मिल जाती है, लेकिन दाल वो नाम मात्र की होती है। आप आलू खा लीजिए, सब्जी खा लीजिए, उन सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है। तो हमारा जो भारतीय भोजन है साथियों, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है। अगर आप गलती से पंजाबी खाना खा लोगे भैया, ओहो, सुनो ध्यान से, छोले भटूरे कार्बोहाइड्रेट, पंजाबी दाल कार्बोहाइड्रेट, पंजाबी तंदूर कार्बोहाइड्रेट, पंजाबी परोठा कार्बोहाइड्रेट। क्लियर सारी बातें? पंजाबियों को तो खाना बड़ा तगड़ा होता है, वो कार्बोहाइड्रेट से भरा रहता है, और उनको इससे भी तसल्ली नहीं मिलती। छोले भटूरे के बाद साथ एक गिलास लस्सी पालो, पालो मतलब पी लो। अगर एनी वन ऑफ यू पंजाबी तो मेरी बात को समझ रहा होगा। मैं बताऊं, दुनिया का सारा नशा एक तरफ है, और छोले भटूरे खा के साथियों लस्सी पीने का जो नशा वो एक तरफ है। इंसान कितनी भी यहाँ पे जागने वाला क्यों ना हो, कितना भी यहाँ पे तंदुरुस्त इंसान क्यों ना हो, आपने उसको छोले भटूरे खिला के अगर लस्सी पिला दी, भाई साहब वो वहां पर ढेर हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। कुंभकर्ण की नींद उसके आगे फेल हो जाएगी। इतना तड़ा नशा होता है यहाँ पे छोले भटूरे के बारे में। ठीक है, चलो, तो ये मैंने समझा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा। ठीक है बालक, कंफर्म है सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको मैंने फैक्ट यहाँ पे बता दिया, कंफर्म है? तो आप यहाँ पे समझ गए कि छोले भटूरे के बारे में भैया ने क्या बताया था, इसमें गलती मत करना। ठीक है, बोलो जल्दी से हाँ या ना। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो ये हमने बात यहां पे समझ ली है। तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा बनती है वो कहां से बनती है? तो सबसे ज्यादा साथियों ऊर्जा बनती है यहाँ पे 1 ग्राम फैट से। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ, अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के भैया सोर्स क्या होते हैं। देखो, ये सारे के सारे जो सोर्स दिए जा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट के हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट मतलब आप यहाँ पे आटा खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, फ्रूट्स खाते हैं, या जितने भी बेकरी वाले आइटम खाते हैं, ब्रेड पाव, कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं तो गन्ने में है, मक्के में है, सब्जियों में है, यहाँ पे हमारे अनाजों में है। इन सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कैसी मिलती है? ज्यादा मिलती है। अब आते हैं सबसे मेन की क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में। देखो, ये जो पॉइंट दिया गया बालक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम बात करते हैं किसको लेके? क्लासिफिकेशन को लेके, कि कार्बोहाइड्रेट को हमने कैसे यहाँ पे क्लासिफाइड किया है, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने किस प्रकार से यहाँ पे वर्गीकृत किया हुआ है। देखो, आपको बताओ कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो तीन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। देखो, एक होता है जिन्हें बोलते हैं सरल कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम बोलते हैं सिंपली भाषा में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। और एक होते हैं साथियों जिसे बोलते हैं जटिल, क्या बोलते हैं? जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आप जरा यहां पे समझना, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं साथियों। एक होता है मोनोसैकेराइड और एक होता है हमारे पास में डाइसैकेराइड्स। तो ये हमारे पास में 2 तरह के होते हैं, एक होता है मोनोसैकेराइड्स और एक होते हैं कैसे यहाँ पे डाइसैकेराइड्स। वहीं पर हम जब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो ये हमारे पास में कैसे होते हैं? एक ही प्रकार के होते हैं, जिन्हें बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ये कैसे होते हैं? तो इनको क्या कहा जाता है साथियों? तो इनको हम सिंपली भाषा में बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। तो आपसे एग्जामिनेशन में सीधे सीधे फैक्ट है जो पूछेंगे, बताओ कि यहाँ पे हमारे पास में कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो देखने को मिलेंगे? तो हमारे पास में 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो देखने को मिलेंगे। पहला होता है जिसे बोलते हैं मोनोसैकेराइड, और दूसरा होता है पहला होता है हमारे पास में सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये मैंने आपको बात बता दी, गलती मत करना, पहले बता रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास में 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आ जाओ, अब हम बात करते हैं सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स के बारे में। देखो, मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं तो ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पूछेंगे बताओ कि सबसे सरल यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? तो सबसे सरल बेटा कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है उसे बोलते हैं मोनोसैकेराइड। अब इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जरा समझो। मोनोसैकेराइड की मतलब होता है मोनो मतलब एक, देखो ध्यान से, मोनो का मतलब क्या है? तो मोनो मतलब एक, और सैकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सी बात ये कही जाती है, मतलब ये सिंपल देखा जाए तो एक ही यहाँ पे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं, मतलब इनके अंदर यहाँ पे सिर्फ एक यूनिट होती है।
ये कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। ये बहुत प्यारी प्रॉपर्टी बन जाती है कि हमारे पास में साथियों पाए जाने वाले जो मोनोसेक्राइड होती हैं, तो मोनोसेक्राइड कैसे होती है? रंगहीन होती है। ये पानी में घुलनशील होती हैं, इनको पानी में घोला जा सकता है। ये कैसे होती है? क्रिस्टली होती है। क्रिस्टली मतलब ये ठोस अवस्था में देखने को मिलेंगी, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। ये किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। और इनके पीछे साथियों यहाँ पे ओज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओज लगाते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, क्या लगाते हैं? गैलेक्टोज लगाते हैं। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें। तो मोनोसैकेराइड के बारे में सीधी सीधी फैक्ट क्या बनता है कि ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। ये क्रिस्टलीय अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। पहली बात तो ये क्लियर सारी बातें। और हम जब बात करेंगे तो हम जब बात करते हैं इनके पीछे क्या लगाते हैं? इनके पीछे लगाते हैं ओज। क्या लगाते हैं? ओज लगाते हैं। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें? बोलो हाँ या ना। बेटा ऐसा कोई खाना नहीं है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ना मिले। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी बहुत तो हर खाने में होती है। होता क्या है, देखिए कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है कम है डिपेंड करता है। जैसे मैं बात करूं, अगर आप मांसाहारी भोजन करते हैं, जैसे मान लीजिए एक मुर्गा है जो मध्य प्रदेश का बहुत फेमस होता है, और उस मुर्गे का बेटा नाम है कड़कनाथ का मुर्गा। काला रंग का मुर्गा मिलता है। आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होती है ना, वो उस कड़कनाथ के मुर्गे में मिलती है। अब कड़कनाथ के मुर्गे के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा कैसी है? ज्यादा है। तो ऐसा कोई भोजन नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे या जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मिले, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मैं बताऊं साथियों, वैसे मैं बताऊं कि जो स्पेस में जाने वाले लोग होते हैं, तो स्पेस में जाने वाले लोग साथियों यहाँ पे स्पाइरुलिना खाते हैं। स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर विटामिन की मात्रा बहुत होती है, जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा बहुत होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। लेकिन वो वैज्ञानिक वाला खाना है स्पाइरुलिना। ठीक है, अब जरा यहां पे देखो जो मैं बता रहा हूं। तो ये हमने बात की किसको लेके? ये बात की हमने मोनोसेक्राइड को लेके। अब देखो हमारे पास में ना तीन तरह के यहाँ पे मोनोसेक्राइड हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है जिसे बोलते हैं ग्लूकोज, दूसरा है जिसे बोलते हैं फ्रक्टोज, और तीसरा हमारे पास में कौन सा है? गैलेक्टोज। कौन सा है? गैलेक्टोज है। तो गलती मत करना, पहले बता रहा हूं कि हमारे पास में कितने प्रकार के मोनोसेक्राइड हैं? तीन प्रकार के हैं। पहला कौन सा है? तो पहला है साथियों यहाँ पे पाया जाने वाला ग्लूकोज। अब देखो ध्यान से, जो मैं कहना चाहता हूं बोर्ड पे देखो, ये जो ग्लूकोज होता है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। मुख्य तौर पे सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है, यह जंतुओं में मुख्यतः मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेप शुगर बोलते हैं। अंगूर में पाया जाने वाला शुगर होता है। यह हमारे ब्लड में पाया जाने वाला शुगर होता है। और इसी को बेटा डेक्सट्रोज शुगर बोलते हैं। डेक्सट्रोज मतलब जो सबसे ज्यादा बाहर निकलने वाला शुगर होता है। हमारी किडनी के द्वारा सबसे ज्यादा जिस शुगर को साफ करते हैं वो कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। इसे बोलते हैं डेक्सट्रोज शुगर बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे ब्लड में कौन सा शुगर मिलेगा? तो ब्लड में साथियों पाया जाती है कौन सा? ग्लूकोज। जैसे मैं ब्लड की बात करूं तो ये ग्लूकोज की मात्रा कैसी है? नॉर्मल है। अब मान लो कि ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है उसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। देखो जब हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है तो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन है, क्या है? इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या बताओ? तो इंसुलिन हमारे शरीर में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो इंसुलिन की कमी हो जाती है। अब इंसुलिन की कमी है तो मतलब क्या है? इसका मतलब है साथियों कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कैसी है? ज्यादा है। अब ग्लूकोज की मात्रा का ज्यादा हो जाती है तो बीमारी बनती है जिसे बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं। जिसको हम साथियों क्या बोलते हैं? डायबिटीज। क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे बताओ डायबिटीज की कंडीशन कौन सी होती है? तो डायबिटीज की साथियों कंडीशन बनती है जिसे बोलते हैं हम लोग कौन सी? हाइपरग्लाइसीमिया। ये कब होती है? जब ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा कम है, ज्यादा है, ज्यादा हो जाती है। देखो जब ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बहुत कम हो जाती है, शुगर बहुत कम हो जाती है, देखो तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसी कंडीशन को साथियों बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो हमारे बॉडी के अंदर जब शुगर की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, तो ऐसी कंडीशन को क्यों क्या कहा जाता है? तो इस अवस्था को साथियों बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। ये बात भी आप जरा यहां पे समझिएगा। तो दो बातें मैंने बता दी, एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया, एक होती है हाइपोग्लाइसीमिया।
और ये दोनों कंडीशंस मैंने बता दी है कि किस अवस्था में यहाँ पे पाई जाती है, किस किस कंडीशन में यहाँ पे चीजें बन जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा है जो मिलता है जिसे बोलते हैं फ्रक्टोज। देखो ध्यान से फ्रक्टोज के बारे में पढ़ो। देखो फ्रक्टोज पाया जाता है मीठे फलों में। अगर आपसे पूछे बताओ कि कौन सा यहाँ पे शुगर होता है जिसे हम फ्रूट शुगर बोलते हैं, या जो रसीले फल होते हैं, रसीले फल उनमें पाया जाता है जिसे लेवुलोज कहा जाता है, तो आपसे पूछेंगे बताओ कि कौन सा यहाँ पे शुगर होती है साथियों जो यहाँ पे हनी में, शहद में मिलती है, हनी में पाई जाती है, शहद में मिलती है, मीठे फलों में पाई जाती है। तो फ्रक्टोज जो होती है साथियों वो शहद में, मीठे फलों में पाई जाती है। ये सबसे मीठी शर्करा है। अगर आपसे पूछे बताओ कि सबसे मीठी शुगर कौन सी है, तो सबसे मीठी शुगर होती है फ्रक्टोज। कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। इसे हम फ्रूट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलों में पाए जाने वाली शुगर बोलते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास में है जिसे बोलते हैं गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को बेटा क्या बोलते हैं? ब्रेन शुगर बोलते हैं। हमारे मस्तिष्क में साथियों पाई जाने वाली शुगर कौन सी होती है? कौन सी होती है? गैलेक्टोज होती है। अब देखो ध्यान से सबके सब बोर्ड पे जो मैं बताना चाहता हूं एग्जामिनेशन के अंदर, तो किस शुगर को हम ब्रेन शुगर बोलते हैं? तो मस्तिष्क के विकास के लिए यह मस्तिष्क में थोड़ी बहुत मात्रा में पाया जाने वाला जो शुगर होता है वो कौन सा होता है? गैलेक्टोज होता है। आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं बता दूं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे, सुनो सबके सब ध्यान से। देखो होता क्या ना साथियों, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं ना वो कुछ भी खा लेते हैं। जैसे बकरा है तो बकरे का ब्रेन खाते हैं कुछ लोग। हमारे भारत में भी चलन इस चीज का कि वो बोलते हैं कि हमें मस्तिष्क खिला दो, हमें बकरे का क्या खाना है? भेजा खाना है, जिसे बोलते हैं भेजा फ्राई, है ना। तो जो लोग यहाँ पे नॉन वेजिटेरियंस होते हैं तो उनसे पूछेगा कभी कि वो जब बकरे का भेजा खाते हैं ना हल्का सा मीठा स्वाद आता है, तो ये जो मीठा स्वाद आ रहा है किस कारण से आ रहा है? इससे बोलते हैं गैलेक्टोज के कारण। तो गैलेक्टोज कौन सी शुगर होती है? तो गैलेक्टोज होती है साथियों ब्रेन शुगर। ये बात को जरा समझिएगा। फ्रूट शुगर कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। और हमारे ब्लड में पाए जाने वाली शुगर कौन सी है? तो ब्लड में साथियों पाए जाने वाली शुगर होती है जिसे बोलते हैं ग्लूकोज। और ये तीनों की तीनों किसका निर्माण करती हैं? तो तीनों की तीनों साथियों निर्माण करती है हमारे शरीर में किसका? तो आंसर है यहाँ किसका निर्माण करती है? तो मोनोसैकेराइड का निर्माण करती है। ठीक है, अब आ जाओ किसके बारे में? डाइसैकेराइड के बारे में। देखो डाइसैकेराइड कैसे बनेगा, बोर्ड पे सुनो सबके सब ध्यान से। देखो आप जब यहां पे मोनोमर को जोड़ दोगे, देखो आप क्या करते हैं साथियों, जब यहां पे मोनोसैकेराइड को आपस में जोड़ देते हैं। देखो हमारे पास में क्या था? हमारे पास में मोनोसैकेराइड था, तो आपने क्या किया साथियों? दो मोनोसैकेराइड्स को आपस में जोड़ दिया। अब जैसे ही आपने दो मोनोसैकेराइड्स को आपस में जोड़ दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा? डाइसैकेराइड बन जाएगा। कैसे बनेगा? दो मोनोसैकेराइड्स को आपस में जोड़ने पर क्या बनता है? यहां पे डाइसैकेराइड बन जाता है। अब एक बात को देखो ध्यान से, ये भी मोनोसैकेराइड है और ये भी मोनोसैकेराइड है। जब दोनों को जोड़ोगे तो इनमें से क्या चीज बाहर निकलती है? तो बेटा देखो पानी बाहर निकल जाता है और एक बॉन्ड बनता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन का बॉन्ड। तो आपसे क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है कि दो मोनोसैकेराइड्स को आपस में कैसे जोड़ा जाता है? तो दो मोनोसैकेराइड्स को आपस में जोड़ा जाता है किसके माध्यम से? एक ऑक्सीजन के बॉन्ड के द्वारा। और यहां पे इस बनने वाले बंध को साथियों बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है एग्जामिनेशन के अंदर कि बताइए कि डाइसैकेराइड का निर्माण कैसे होता है? तो डाइसैकेराइड का जो निर्माण होता है साथियों वो किया जाता है किसके द्वारा? तो वो किया जाता है यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा। और ये ग्लाइकोसिडिक बंध किससे बनता है? तो ग्लाइकोसिडिक बंध जो बनता है वो बनता है ऑक्सीजन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा बनता है। तो गलती मत करना, पहले बता रहा हूं। तो ग्लाइकोसिडिक बंध का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? यहाँ पे तो होता है हमारे पास में ऑक्सीजन से। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गलती मत करना, पहले बता रहा हूं एग्जामिनेशन के अंदर। अब देखिए फैक्ट यहाँ पे कैसे फैक्ट बनते हैं। देखो हमारे एग्जामिनेशन में कैसे कैसे फैक्ट बनेंगे, आओ सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? माल्टोज के बारे में। माल्टोज कैसे बनेगा देखो ध्यान से। माल्टोज का जो निर्माण होता है बालक, ये होता है कैसे? तो इसका निर्माण होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिलाकर। कैसे होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिलाकर होता है। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखो फॉर्मूला एक याद कर लो, बाकी सभी डाइसैकेराइड का जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल सेम रहता है। देखो आप जानते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला बनता है C6H12O6, ये फॉर्मूला रहता है। आप एक डबल कर दो, इसको डबल कर दोगे तो क्या बनेगा? देखो बनेगा हमारे पास में C12, यहाँ पे H24 और O12। अब आपको करना क्या है? देखो ध्यान से, इनमें से एक चीज बाहर निकालनी है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन। इनमें से पानी को बाहर निकालना है। अब जैसे पानी को बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा,
तो फॉर्मूला बनेगा साथियों हमारे पास में C12, यहाँ पे H22O11, और ये किसका फॉर्मूला है साथियों? तो ये हमारे पास में माल्टोज का फॉर्मूला है, गलती मत करना, ठीक है। बहुत प्यारा फैक्ट है जो बन जाता है। ये किसका फॉर्मूला बनेगा? तो ये साथियों बनेगा हमारे पास में माल्टोज का फॉर्मूला बनता है। आपको एक बात को जरा समझना, वो ये है कि जब भी हम डाइसैकेराइड बनाते हैं साथियों, तो डाइसैकेराइड में से किसको कम कर देते हैं? तो डाइसैकेराइड के अंदर से पानी को निकाल देते हैं, ठीक है। जब पानी को निकाल दोगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला है जो बन जाएगा, ठीक है। बोलो जल्दी से, है या ना? कंफर्म है? तो माल्टोज का निर्माण कैसे हुआ है? तो माल्टोज का भी ये निर्माण होता है ग्लूकोज ग्लूकोज को मिलाकर, ठीक है। ग्लूकोज को मिलाकर क्या होता है? माल्टोज बनता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज कैसे बनता है? देखो सुक्रोज बड़ा मजेदार है। तो सुक्रोज का निर्माण होता है कैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ दिया जाए। देखो, तो ग्लूकोज और यहां पे फ्रक्टोज को जोड़ दें, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ने से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? तो हमारे पास आंसर है सुक्रोज का। किसका? सुक्रोज का निर्माण होता है। तो सुक्रोज कैसे बनती है? तो सुक्रोज बनती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाने से। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, ठीक है बालक, पहले बता रहा हूं। देखो, अब ये सुक्रोज होती है ना बालक, ये सुक्रोज बड़ी मजेदार है। क्यों? इसे बोलते हैं गन्ने वाली शुगर, जो गन्ने में मीठापन होता है। इसी को साथियों बोलते हैं टेबल शुगर। हमारे घरों में जब हम चीनी खाते हैं, हमारे घरों में जब चीनी खाते हैं, वो क्या होती है? सुक्रोज होती है, गलती मत करना। इसी को क्या कहा जाता है साथियों? चुकंदर वाली शुगर बोलते हैं। इसी को हम यहाँ पे रसोई घर में यूज होने वाली शुगर बोलते हैं, और इसी को हम यहाँ पे व्यापारी शर्करा के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे एग्जामिनेशन में सीधी सीधे फैक्ट क्या बनेगा? देखो ध्यान से, कि हमारे घरों में जो यूज होने वाली शुगर होती है वो कौन सी होती है? हमारे घरों में यूज होती है साथियों जिसे बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज कैसे बनती है? तो सुक्रोज बेटा बनती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाने से, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाने से बनती है, गलती मत करना। ठीक है, तो ये फैक्ट आप समझ गए। आ जाओ। तो मैंने बताया कि आपको देखो कि जो हमारे गन्ने होते हैं, तो गन्नों में कौन सी मिलती है? सुक्रोज मिलती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज, अभी लैक्टोज कैसे बनता है? ये बड़ा मजेदार है। देखो, लैक्टोज के बनने के पीछे दो होते हैं, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है गैलेक्टोज। देखो ध्यान से, तो कैसे बनेगा? आप जब यहां पे ग्लूकोज प्लस यहां पे गैलेक्टोज को जोड़ दोगे, देखो आप ग्लूकोज और गैलेक्टोज को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में? तो हमारे पास साथियों बनता है यहाँ पे लैक्टोज। क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। अब लैक्टोज जो होता है वो किस में मिलता है? तो ये पाया जाता है दूध के अंदर। तो क्वेश्चन बनता है कि दूध में जो मिठास होती है वो किस कारण से होती है? तो दूध में साथियों मिठास होती है किस कारण से? यहाँ पे लैक्टोज के कारण। दूध में जो मीठापन होता है वो किस कारण से होता है? तो दूध में साथियों मीठापन होता है यहाँ पे लैक्टोज के कारण। किस कारण से? लैक्टोज के कारण। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को जब मिला दोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? तो बनेगा हमारे पास में लैक्टोज। अब आपको मैं छोटी सी बात और बता दूं, देखो ध्यान से, ये लैक्टोज से एक बैक्टीरिया याद कर लीजिए जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का मतलब होता है दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया। तो दूध में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो यहाँ पे लैक्टोबैसिलस है, ये दही का निर्माण करता है। तो जो दूध का दही में परिवर्तन होता है वो किस कारण से होता है? तो दूध का दही में जो परिवर्तन होता है साथियों वो होता है लैक्टोबैसिलस के कारण, ठीक है। कंफर्म है सारी बातें? बोलो हाँ या ना। सर पहले आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं किसके? यहाँ पे विटामिन वाले। बेटा सुनो ध्यान से, ऐसा है कि मैं ना पहले टॉपिक पढ़ा लूं तुम्हें, एक बार पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा लूं, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करते रहना, ठीक है। मुझे मत बताओ कि कैसे पढ़ाना है, मुझे अपना पढ़ाने का तरीका बेस्ट लगता है। तो बेटा पहले पढ़ लो, क्योंकि इतनी सारी बातें तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब बातें तुम्हें पहले से नहीं बताती है ना। पहले पढ़ लो आप लोग सबके सब। तो आपको बता दिया मैंने कि यहाँ पे लैक्टोज क्या है। तो लैक्टोज भैया हमारे दूध में पाया जाने वाला शुगर होता है। कैसे बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलाने से बनता है, जिसे बोलते हैं लैक्टोज, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये। आ जाओ। तो हमने बात की इनके बारे में, लैक्टोज के बारे में। अब देखो ध्यान से, हम बात करते हैं ट्रेलोज के बारे में। ये ट्रेलोज क्या होता है सुनो। देखो ट्रेलोज बहुत मजेदार चीज होती है, सुनो। ये जो ट्रेलोज होता है साथियों, ये भी ग्लूकोज की जुड़ने से बनता है। आप ग्लूकोज ग्लूकोज को जोड़ देते हो, उससे क्या बनता है? ट्रेलोज बनता है। क्या बनता है? ट्रेलोज बनता है। अब ये जो ट्रेलोज होते हैं ये पाए जाते हैं कीड़ों के अंदर। जो कीड़े होते हैं ना, कीड़े, जैसे आप नोटिस करना चाहते हो, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो कीड़ों के अंदर यहाँ पे तरल पदार्थ मिलता है जिसे हम लंसिका या लिम्फ कहते हैं, लसिका बोलते हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो ट्रेलोज होता है ये पाया जाता है कहां पे? छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों में।
और कीड़े मकोड़ों के अंदर ये एक तरह का द्रव्य पदार्थ होता है जो उनके शरीर के अंदर पानी की मात्रा को बैलेंस करता है। ये बनता है कैसे? ये बनता है ग्लूकोज ग्लूकोज को जोड़ने से, ग्लूकोज ग्लूकोज के जोड़ने से बनता है। आप गलती मत करना, ठीक है? कंफर्म है सारी बातें? ये मैंने बात बता दी। आ जाओ, अब हम बात करते हैं कि बेटा रेफिनोज के बारे में। सर ये रेफिनोज कैसे बनता है? बहुत प्यारी बात है। देखो आपने क्या किया साथियों, गैलेक्टोज को जोड़ दिया। देखो आपने गैलेक्टोज को जोड़ दिया, आपने ग्लूकोज को जोड़ दिया और यहां पे फ्रक्टोज को जोड़ दिया। मतलब हमारे पास में तीनों के तीनों जो मोनोसैकेराइड्स थे उनको जोड़ दिया, ठीक है? मतलब आपने क्या किया साथियों, मोनोसैकेराइड्स को जोड़ दिया। अब यहां पे 2 से ज्यादा है लेकिन 10 से कम है। 2 से तो ज्यादा है लेकिन 10 से कम है। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, लेकिन 10 हो सकते हैं। 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। 2 से ज्यादा होंगे लेकिन 10 से कम होंगे। तो ऐसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं साथियों? तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। क्लियर सारी बातें? तो ओलिगोसैकेराइड्स किन्हें कहा जाता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर 2 से ज्यादा होते हैं और 10 से कम होते हैं। क्या होते हैं? 10 से कम होते हैं। तो 2 से तो ज्यादा है लेकिन 10 से कम मोनोसैकेराइड है, उन्हें क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कौन सा? यहाँ पे रेफिनोज। तो पूछेंगे रेफिनोज कैसे बनता है? रेफिनोज कैसे बनता है? तो रेफिनोज बेटा बनता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज को जोड़कर। देखो जब तीनों को आपस में जोड़ दोगे ना तो किसका निर्माण होता है? यहाँ पे रेफिनोज का निर्माण हो जाता है। इस बात को जरा समझिएगा, ठीक है? तो रेफिनोज क्या है? गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ दोगे तो हमारे पास क्या बनेगा? तो बनेगा हमारे पास में, बताओ जल्दी से, क्या बनेगा? रेफिनोज बनेगा। और रेफिनोज किसका उदाहरण है? तो रेफिनोज बेटा उदाहरण होता है किसका? ओलिगोसैकेराइड का। किसका? ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण होता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। देखो जैसा नाम से ही कहा जा रहा है पॉली, देखो मैं बता दूं, जहां पर भी हम साथियों पॉली का मतलब यूज करते हैं तो पॉली का मतलब होता है मैनी। मैनी मतलब बहुत सारे, ठीक है? क्लियर सारी बात है। और सैकेराइड मतलब शर्करा। जब बहुत सारी शुगर्स को आपस में जोड़कर एक पदार्थ बनाते हैं उसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। जब जब बहुत सारे पदार्थ, जो बहुत सारे शुगर होगी तो बहुत सारी शुगर्स को आपने क्या किया? ऐड कर दिया, तो उनसे मिलने वाला जो पदार्थ होता है उसमें क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। गलती मत करना, देखो ध्यान से। तो पॉलीसैकेराइड बनती कैसी है? तो पॉलीसैकेराइड बनने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि जब 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स को आपस में जोड़ दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। तो जब आपने बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स को जोड़ दिया, एक लंबी चेन बना दी, बहुत लंबी चेन बना दी और एक नई संरचना बना दी, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं स्टार्च के बारे में। जो स्टार्च होता है खाने का, ये क्या होता है? ये एक तरह का पॉलीसैकेराइड होता है। स्टार्च बनता कैसे? आप जब बहुत सारे यहाँ पे ग्लूकोज को जोड़ते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे, तो इससे क्या बनता है? पॉलीसैकेराइड बन जाती है। अब मैं एक बात बता दूं, देखो पॉलीसैकेराइड के लास्ट में साथियों एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ये एन क्या बताता है? तो ये बताता है साथियों नंबर ऑफ चेन्स। क्या बताता है? नंबर ऑफ चेन्स बताता है। ये हमारी साथियों चेन्स की श्रृंखला को बताता है। तो एन यहाँ पे जो लिखा हुआ एक बताता ही है कि यहाँ पे बहुत सारी क्या है बताओ? तो बहुत सारी यहाँ पे चेन है जो देखने को मिलेंगी, इसमें गलती मत करना, ठीक है? कंफर्म है सारी बातें? अब पॉइंट्स को देखो ध्यान से। ये जो हमारे पास में साथियों पाए जाने वाले पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, इन पॉलीसैकेराइड्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकेन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकेन कहते हैं। पहली बात तो ये, जितने भी हमारे पास में पॉलीसैकेराइड्स मिलेंगे, चाहे स्टार्च हो या हमारे पास में कुछ और भी हो, जैसे सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, काइटिन हो गई, ये सारे के सारे क्या कहलाई जाती हैं? इन सबको साथियों क्या बोलते हैं? ग्लाइकेन बोलते हैं। पहली बात, ठीक है? ये पानी में तोड़े जा सकते हैं लेकिन पानी में अघुलनशील होते हैं। यदि इनको पानी में घोला जाए तो पानी में घुलते नहीं है प्रॉपर तरीके से। जैसे मैं बात करूं, आप स्टार्च को पानी में घोलिए, आप जब स्टार्च को पानी में घोलेंगे ना तो कुछ समय के बाद होगा क्या कि स्टार्च जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, ये प्रॉपर तरीके से पानी में घुलता नहीं है, ठीक है? और साथ ही साथ हम जब बात करेंगे, ये मीठी नहीं होती। आप इनको जब खाओगे तो मीठा स्वाद नहीं आएगा, ये मैंने बता दिया। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं? पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है। चलो अब पॉलीसैकेराइड के बारे में शुरुआत करते हैं। मैं एक एक करके आपको जो इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स होती हैं उनके बारे में समझाता हूं और हमारे एग्जामिनेशन में कैसे फैक्ट बनते हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च को लेके। स्टार्च कैसे बनता है? तो स्टार्च बेटा बनता है ग्लूकोज ग्लूकोज को जोड़ने पर। आप ग्लूकोज ग्लूकोज को जोड़ते रहें, जोड़ते रहें, जोड़ते रहें, जोड़ते रहें, जोड़ते रहें, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? स्टार्च बन जाएगा। अब स्टार्च को ना हिंदी में क्या बोलते हैं?
तो स्टार्च को साथियों हिंदी में बोलते हैं मंड शकरा। क्या बोलते हैं? मंड शकरा बोलते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों, जो स्टार्च होता है ये यहां पे देखो कैसे मिलेगा, मैं आपको बताऊं कहां मिलेगा। सुनो, आपने कभी आलू काटा है? बोलो हाँ है ना। आलू आलू काटा है? बोलो जल्दी से। काटा है ना? हाँ। अगर आप आलू को काटते हैं और आलू को काटने के बाद, आलू को बेटा काटने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए। देखो, अगर आप आलू को काटते हैं और आलू को काटने के बाद कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है बताओ? तो यहाँ पे होता है ये साथियों कि आप जब यहाँ पे आलू को काट दोगे तो आलू को काटने के कुछ समय के बाद यहाँ पे होता यह है कि उसके ऊपर यहाँ पे पतली सी परत है जो जम जाती है ना। अब ये जो पतली सी परत यहाँ पे जम जाती है, इसी पतली सी परत को साथ में क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। तो ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा। बेटा 1 मिनट का समय रुक देखो, तो ये हमारे पास देखिए मंड शक्कर है। देखिए, मैंने जैसे बताया था आपको, जैसे आप यहाँ पे आलू लीजिए, तो आलू को लेने के बाद आप आलू को काट दो। तो आलू को काटने के बाद आप नोटिस करना चाहते हो कि आलू के ऊपर यहाँ पे सफेद सफेद सी परत जम जाती है। कभी फील किया आपने? सब बिल्कुल फील किया है। तो ये जो आलू के ऊपर यहाँ पे सफेद सफेद सी परत जमी है, इसी को साथियों ने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं स्टार्च बोलते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, आपने फ्रेंच फ्राइज खाए होंगे, आपने बहुत सारे यहाँ पे बाहर जाके फास्ट फूड खाए होंगे, जैसे फ्रेंच फ्राइज होते हैं। तो फ्रेंच फ्राइज बनते कैसे हैं? आपने क्या किया साथियों? पहले आलू काटा। अब आलू को काटने के बाद आपने उसे एक सफेद पाउडर में क्या किया? उसे साफ किया और उसके ऊपर कोटिंग कर दी। तो जो कोटिंग की है जिससे क्रिस्पीनेस आ रही है वो कौन सी होती है? स्टार्च की होती है। ठीक है। जो आप खाते हैं ना फ्रेंच फ्राइज, वो स्टार्च खाते हैं। ठीक है। क्लियर सारी बातें? अब नोटिस करना जो मैं बताना चाहता हूं। देखो, स्टार्च हमारे पास दो प्रकार के होते हैं साथियों, एक होता है अमाइलोज और एक होता है हमारे पास में अमाइलोपेक्टिन। देखो, तो एक होता है जिसे बोलते हैं अमाइलोज। क्या होता है? अमाइलोज होता है। देखो ध्यान से, तो एक होता है साथियों जिसे बोलते हैं अमाइलोज। क्या बोलते हैं? अमाइलोज बोलते हैं। गलती मत करना, पहले बता रहा हूं। और एक होता है साथियों जिसे बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। क्या बोलते हैं? अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। तो हमारे पास में ना दो प्रकार के यहाँ पे स्टार्च होते हैं, इस बात को जरा समझिएगा। तो पहला कौन सा हमारे पास में? अमाइलोज। और दूसरा कौन सा हमारे पास में? अमाइलोपेक्टिन। कौन सा है? अमाइलोपेक्टिन है। तो ये हमारे पास में दो तरह के स्टार्च है जो देखने को मिलेंगे। चलो, एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। अब मैं पॉइंट बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो। स्टार्च की हम जब बात करते हैं साथियों, स्टार्च यहां पे है कि नहीं, तो इसकी प्रेजेंस के लिए, मतलब स्टार्च जो होता है कि नहीं होता, इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे बोलते हैं आयोडीन का टेस्ट। क्या बोलते हैं? आयोडीन का टेस्ट बोलते हैं। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, देखो सुनो सबके सब ध्यान से। यहां पे जो आयोडीन होती है, बेटा सुन लो सबके सब ध्यान से जो मैं बता रहा हूं। देखो, यहां पे जो आयोडीन होती है, तो आयोडीन क्या करती है साथियों? स्टार्च पे जब गिरती है, स्टार्च पर जब गिरती है तो इसे यहां पे लाल कर देगी और बाद में यहां पे ब्लैक कर देगी। जैसे आयोडीन है, तो आयोडीन का कलर कैसा है? यहां पे वायलेट होता है। इसको यहां पे जब डालते हैं तो इससे कलर यहां पे रेड होता है और बाद में कैसा बनता है साथियों? तो ब्राउन में, यहां पे बाद में हो जाता है ब्राउन ब्लैक। क्या हो जाता है? ब्राउन ब्लैक हो जाता है। ठीक है। इस बात को जरा समझिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया हम यहाँ पे आयोडीन का टेस्ट करते हैं किसको पता करने के लिए? स्टार्च को पता करने के लिए। अब देखो, ये जो अमाइलोज होता है, तो अमाइलोज के ऊपर यहाँ पे किसका असर नहीं होता? तो इस पर देखिए साथियों, आयोडीन का असर नहीं होता। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ कि इस पर किसका असर नहीं होता है, तो इस पर देखिए साथियों, आयोडीन का असर नहीं होता। आयोडीन का असर नहीं होता। और इसी को साथियों हम जो बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं यहाँ पे गुड स्टार्च। क्या बोलते हैं? गुड स्टार्च बोलते हैं। तो आपसे एग्जामिनेशन में सीधी सीधे क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा, बताओ कि कौन सा स्टार्च होता है जो अमाइलोज होता है, जिसे क्या बोलते हैं? अच्छा वाला स्टार्च बोलते हैं। ठीक है। एक होता है जिसे बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। देखो, अमाइलोपेक्टिन पे क्या होता है साथियों? आप अमाइलोपेक्टिन पे जैसे ही आयोडीन को डालोगे, ठीक है, तो आयोडीन का कलर यहाँ पे पहले रेड हो जाएगा और बाद में यहाँ पे क्या बन जाएगा साथियों? तो बाद में हो जाएगा ब्राउन ब्लैक। ठीक है। आपको बताऊं कि जो नकली पनीर होता है, नकली पनीर, तो नकली पनीर की हम जो पहचान करते हैं, तो जो नकली पनीर बनता है ना मार्केट के अंदर, देखो ध्यान से, तो उसकी पहचान करने के लिए साथियों इसी टेस्ट का इस्तेमाल है जो करते हैं। मैंने क्या बताया साथियों? इसको हम बोलते हैं बैड स्टार्च।
अगर इसकी मात्रा ज्यादा मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये मिलावटी होता है, इससे हमारा शरीर खराब हो सकता है, मैं ये बताना चाहता हूं। तो आपको मैंने बता दिया कि हम यहाँ पे स्टार्च के थ्रू चीजों को पहचान कर सकते हैं, या हम यहाँ पे आयोडीन का टेस्ट है जो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में दो प्रकार के स्टार्च जो मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे? पहला मिलता है जिसे बोलते हैं अमाइलोज, और दूसरा मिलता है जिसे बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। क्या बोलते हैं? अमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। तो हमारे पास में ये दो स्टार्च है जो देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में बोलते हैं। देखो ध्यान से, अब आपको मैं बताऊं, सुनो सबके सब ध्यान से। देखो ग्लाइकोजन को साथियों क्या बोलते हैं? तो ग्लाइकोजन को साथियों हम यहाँ पे एनिमल शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल शुगर बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताओ कि किसको हम यहाँ पे जंतु शर्करा बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जंतु शर्करा बोलते हैं। तो जंतु शर्करा साथियों हमारे पास में कौन सी होती है? तो बताओ जल्दी से, ग्लाइकोजन होती है। अब ये बड़ा मजेदार है, देखो ये बड़ा मजेदार है, सुनो सबके सब ध्यान से। देखो हम खाना खाते हैं, क्लियर सारी बातें, बोलो हाँ या ना। सर खाना खाते हैं, अब हमारे शरीर के अंदर जो खाना होता है वो किस में टूट जाता है? ग्लूकोज में टूट जाता है। अब ये जो ग्लूकोज होता है अगर हमारे ब्लड में रहेगा तो क्या होगा? हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, जिससे बीमारी बनती है, जिससे बोलते हैं शुगर। तो हमारा जो लीवर होता है ना बेटा, वो करता क्या है? इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लाइकोजन में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताओ कि यहाँ पे जंतुओं के अंदर यहाँ पे एनिमल्स में, किसमें? एनिमल्स में। देखो ध्यान से, तो जंतुओं के अंदर जो फूड को स्टोर किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है? तो फूड को यहाँ पे स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। मतलब जंतुओं के अंदर और जो कवक होते हैं, मतलब जो एनिमल्स और जो फंगाई होती हैं, उनके अंदर भोजन का जो संचय किया जाता है, भोजन को जो जमा किया जाता है, ये किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। अब होता क्या है देखो, अगर हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी तो हमारा लीवर एक्टिवेट हो जाता है। हमारा लीवर बोलता है कि ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज, मतलब हमारे ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है, इंसुलिन को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? हमारे ग्लूकोज को कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो ये क्या करता है साथियों? यहाँ पे ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लाइकोजन में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। और ये काम किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये काम साथियों किया जाता है हमारे लीवर के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है कि बताओ कि हमारा कौन सा पार्ट होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है? तो आंसर है यहाँ पे लीवर करता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। देखो मैं लिख देता हूं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं साथियों? इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? एक सेकंड। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहां पे जो होने वाली प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को साथियों बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। अगर मान लो कि अब हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बहुत कम हो चुकी है और आपको चक्कर आ रहे हैं, तो हमारा लीवर बोलता है कि हमारे पास जो ग्लाइकोजन जमा है उसे क्या करें बताओ जल्दी से? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दो। ये तो वही बात होगी, मान लीजिए कि आप गेहूं की रोटी खाते हैं, अब आपके घर में आटा बहुत सारा बचा है, तो क्या करोगे? गेहूं की और आटा पीसोगे? नहीं, आप आटे के लिए गेहूं को जमा कर दोगे। अब जब आटा खत्म हो जाएगा, आप गेहूं को निकाल के पीसना शुरू कर दोगे। यही मान लो कि ये हमारे पास में आटा है और ये हमारे पास गेहूं है। तो जब आटे की मात्रा ज्यादा होती है तो आप उसे क्या करते हैं? गेहूं को जमा कर देते हैं, और जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आटा पीसना शुरू कर दोगे, है कि नहीं? ये बात है। तो जब यहां पे लीवर क्या करता है बेटा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। देखो इसे बोलते हैं हम लोग क्या? इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या चीज होती है? ये वो प्रोसेस होती है जिसमें ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। क्या इतनी सी बातें यहां पे चमकी है कि नहीं चमकी? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। अच्छा, मेरे कितने छोटे भाई बहन हैं जिनको बहुत कुछ नया सीखने को मिला? बताओ जल्दी सी बात। मेरे कितने छोटे भाई बहन हैं साथियों जिनको कुछ नया सीखने को मिल रहा है इस क्लास के अंदर? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फर्स्ट। आप नोटिस किए होंगे साथियों कि मैं हमेशा पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीता हूं। नोटिस किया आप लोगों ने कभी? यस, यही सही तरीका होता है। कभी भी पानी को एक साथ नहीं पीना चाहिए। आप पानी को 15 से 20 मिनट की घूट घूट की पानी पीना शुरू कर दो। आप नोटिस करना कि जितने भी जानवर होते हैं ना, वो पानी को धीरे धीरे पीते हैं, लेकिन हम ही लोग होते हैं जो गटागट करके तरीके से एक ही बार में पानी पी लेते हैं।
ठीक है, तो यहां तक की बात पूरी क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर सबके साथ फटाफट से। ठीक है, क्लियर सारी बातें बताओ जल्दी से सबकी सब। ठीक है, आ जाओ अब जरा यहां पे देखो, ये हमने बात यहां पे समझ ली है, यहां पे ये बात हमने समझ ली है। अब देखो हम बात करते हैं सेलुलोज के बारे में। देखो ये सेलुलोज बड़ा मजेदार होता है, आप इस बात को जरा समझना। देखो कैसे बनता है, आपने नोटिस कर रखी कि हमारे आसपास इतने सारे प्लांट मिलते हैं। अब आप जानते हो कि हर प्लांट के अंदर यहाँ पे क्या मिलती है साथियों, प्लांट सेल मिलती है, जिसे बोलते हैं पादप कोशिका मिलती है। और हर प्लांट के अंदर यहाँ पे बेटा पाई जाती है प्लांट की सेल वॉल। क्या मिलती है? प्लांट की सेल वॉल मिलती है। जो सेल वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति, क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। ये किसकी बनी होती है? तो ये साथियों यहाँ पे बनी होती है किसकी? यहाँ पे सेलुलोज की। किसकी बनती है? सेलुलोज की बनती है। इस बात को जरा समझिएगा। तो ये बहुत प्यारा फैक्ट है जो बन जाता है। क्लियर सारी बातें कि यहाँ पे जो सेलुलोज है किस में मिलती है? तो सेलुलोज बेटा यहाँ पे मिलती है कहां पर? प्लांट की कोशिका भित्ति के अंदर। अब ये भी कैसे बनती है साथियों? तो ये भी बनती है यहाँ पे ग्लूकोज के थ्रू। कैसे बनती है? ग्लूकोज से बनती है। अच्छा, कौन से ग्लूकोज से बनती है? तो इसका साथियों निर्माण होता है बीटा डी ग्लूकोज से। किस होता है? बीटा डी ग्लूकोज होता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसका नाम है सेलुलोज। क्यों भैया? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है क्योंकि हमारे हमारे पृथ्वी पर किसकी मात्रा ज्यादा है? पेड़ पौधों की मात्रा ज्यादा है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनमें क्या मिलेगा? उनके अंदर साथियों पाया जाता है सेलुलोज। तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो कार्बनिक पदार्थ है वो कौन सा है? सेलुलोज है। गलती मत करना, पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो जो प्लांट्स की कोशिका भित्ति बनती है, प्लांट्स की जो सेल वॉल बनती है, प्लांट में जो सेल वॉल बनती है किसकी बनती है? तो प्लांट के अंदर साथियों पाए जाने वाली जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनती है? सेलुलोज की बनती है। ये फैक्ट मैंने बता दिया। ठीक है, कंफर्म है। अच्छा, सेलुलोज के द्वारा जो कपड़ा बनता है उससे बोलते हैं रेयॉन। सेलुलोज का इस्तेमाल यहाँ पे कपड़ा बनाने में करते हैं जिसे बोलते हैं रेयॉन। क्या बोलते हैं? रेयॉन बोलते हैं। एक होता है जिसे बोलते हैं पेक्टिन। ठीक है, पेक्टिन क्या होता है? देखो मैं बताता हूं। पेक्टिन को साथियों बोलते हैं प्लांट सीमेंट। क्या बोलते हैं? प्लांट सीमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि सेलुलोज होती है, तो सेलुलोज किससे बनती है? सेलुलोज क्या बनाता है? प्लांट की कोशिका भित्ति बनाता है, सेल वॉल बनाता है। अब कोशिका भित्ति ना प्लांट से जुड़ी होती है, तो सेलुलोज को चिपकाने का जो काम किया जाता है वो किया जाता है पेक्टिन के द्वारा। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है कि पेक्टिन क्या है? तो पेक्टिन है साथियों जिसे बोलते हैं प्लांट सीमेंट। क्या बोलते हैं? प्लांट सीमेंट बोलते हैं। चलो क्वेश्चन बनता है काइटिन के बारे में। काइटिन क्या होती है? देखो बेटा, काइटिन होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। आपको बता दो जो फंगाई होती है ना, कवक, तो कवक के अंदर जो कोशिका भित्ति बनती है, जो फंगाई के अंदर कोशिका भित्ति मिलती है, सेल वॉल बनती है, वो किसकी बनती है? काइटिन की बनती है। आपने नोटिस किया होगा साथियों, जो तितली होती है, जो मकड़े होते हैं, यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे जो ऑर्थोपोडा होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, इनकी ऊपर की जो थोड़ी परत होती है वो थोड़ी सी मजबूत होती है। इनकी जो खाल होती है वो थोड़ी सी मजबूत होती है। किसकी बनती है? वो काइटिन की बनती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है। जो हमारे आसपास कवक बनती है, फंगाई बनती है, तो फंगाई के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनती है? काइटिन की बनती है। ये सीधे सीधे फैक्ट है जो बन जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं साथियों हाइलुरोनिक अम्ल के बारे में। देखिए ये हाइलुरोनिक एसिड जो होता है इसको बोलते हैं एनिमल सीमेंट, और ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो पॉलीसैकेराइड है। आपको मैं बता दूं, सुनो ध्यान से, जो हाइलुरोनिक होता है ये हमारे चेहरे की सुंदरता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारा सुंदर चेहरा नहीं रहता, हमारे चेहरे पर रिंकल्स आ जाती है, हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। ये बात आपको मैंने बता दी। ठीक है, तो ये सीधी सीधे फैक्ट है जो बन जाते हैं, गलती मत करना। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन क्या बनते हैं देखो ध्यान से। जैसे ये हम जब बात करते हैं कैप्सूल्स होते हैं, तो कैप्सूल का निर्माण कैसे करते हैं भैया? तो कैप्सूल के ऊपर जो खाली परत होती है, जो मोटी परत बनती है, वो किसकी बनती है बेटा? वो बनती है स्टार्च की। किसकी बनती है? स्टार्च की बनती है। कैप्सूल होते हैं ना जो कैप्सूल, तो कैप्सूल की जो बाहर वाली परत वो किसकी बनती है? स्टार्च की बनती है, जो घुलनशील होता है। ये फैक्ट आपसे पूछेंगे, किसकी बनती है? स्टार्च की बनती है, गलती मत करना। ठीक है, ये मैंने बता दिया। उसके बाद हम जब बात करते हैं, मैंने आपको सारी सारी बातें बताई दी हैं। यहाँ पे दूध में मिठास किस कारण से होता है? मैं बता चुका हूं साथियों कि दूध में जो मिठास होता है वो होता है लैक्टोज के कारण। तो लैक्टोज होती है जो दूध में मिठापन देती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे बन जाते हैं। बताओ कि इनमें से कौन सा यहाँ पे ग्लूकोज का नहीं है? ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, रबड़ है।
तो जो रबड़ होती है बेटा वो ग्लूकोज में नहीं मिलती है, रबड़ जो होती है वो ग्लूकोज में नहीं होती। अच्छा मैं बता दूं, सुनो ध्यान से, रबड़ जो होता है ना साथियों, वो यहाँ पे एक तरह का बहुलक है जिसे बोलते हैं मोनोमर है, और इसका नाम होता है आइसोप्रीन। क्या नाम है? आइसोप्रीन होता है। आपको बताऊं कि इसी आइसोप्रीन से क्या बनती है? रबड़ बनाई जाती है। देखो ध्यान से, ये आइसोप्रीन है। अब इसी आइसोप्रीन को जोड़ जोड़कर हम यहाँ पे पॉली आइसोप्रीन बना देंगे, और पॉली आइसोप्रीन को क्या बोलते हैं साथियों? यहाँ पे रबड़ बोलते हैं। ठीक है, सिंपली सी भाषा में देखा जाए। अब रबड़ के अंदर होता क्या है? रबड़ होती है बहुत ही ज्यादा मुलायम, बहुत ज्यादा मुलायम होती है। ठीक है, क्लियर सारी बातें। अब रबड़ अगर बहुत ज्यादा मुलायम होती है तो उसमें सल्फर को मिला दिया जाता है। आप जैसी ही रबड़ के अंदर सल्फर को ऐड कर दोगे तो हमारी रबड़ हो जाती है बहुत ही ज्यादा मजबूत। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बालक? इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन। क्या बोलते हैं? वल्कनाइजेशन बोलते हैं। यहां पे बोलते हैं रबड़ को मजबूत कर देना। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी प्यारी सी क्लास। जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर कैसी लगी। और यहाँ पे साथियों आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आपको मैंने बहुत सारे फैक्ट हैं जो कार्बोहाइड्रेट के समझा दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ नया यहाँ पे जान लिया होगा, बहुत कुछ यहाँ पे नया सीख लिया होगा। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं, जल्दी बताइए। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो, तो ये थी हमारी आज की छोटी सी प्यारी सी क्लास। अब हम मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इसी तरह से बेहतर कंटेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। आपको मैं बेहतर से बेहतर इसी तरह का जो क्वालिटी कंटेंट है वो देता रहूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।